मीटिंग इज कॉल्ड टू ऑर्डर। आज के इस मीटिंग में हमारे साथ शिल्पी गोयल है, जो एक डाइटिशियन है। इनको डाइटिशियन की फील्ड में लास्ट 13 साल का एक्सपीरियंस है और ये छत्तीसगढ़ चैप्टर जो है डाइटिशियन एसोसिएशन का, उसकी प्रेसिडेंट भी हैं। यूट्यूब वगैरह पे इनके काफी सारे जो न्यूट्रिशंस के ऊपर टिप्स हैं और टॉक्स हैं वो काफी पॉपुलर हैं, जो कि हम लोग कभी भी यूट्यूब पे यूज कर सकते हैं। एंड शी इज नॉट अ रोटेरियन विद अस, बट शी इज अ फैमिली, बिकॉज ये जो है apart from a nutrition we can have like family guidance from her। उसका परिचय ये है कि मेरी साली भी है और लास्ट काफी समय से छत्तीसगढ़ में पहले आरोग्य हॉस्पिटल के साथ में एसोसिएटेड थी। अब अशोका रतन में इसने अपना पर्सनल कंसल्टेंसी सारी शुरू कर दी है। एंड शी हैज गॉट एक्सपर्टाइज इनटू वेट लॉस, जिसके लिए कि हम लोग को सबको बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है। तो इसका वेट लॉस प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन करके बहुत सारे लोगों ने अपना काफी वेट रिड्यूस किया है। एंड दैट वेट हैज रिड्यूस्ड एंड हैज बीन इम्पैक्टेड अ ग्रेट एक्सटेंट इनटू डायबिटीज आल्सो, क्योंकि डायबिटीज का वेट के साथ में बड़ा एक कनेक्शन शुरू से रहा है। तो आई थिंक दैट टुडेस दिस सेशन विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। एंड apart from today as association, everybody has got her number now. If anybody wants to have any queries सेशन के बाद भी और आज के बाद कभी भी, तो they can always contact her, Shilpi, for any kind of queries or any kind of suggestion, or they can go and meet her in her consultancy chamber regarding any of your queries. So I once again welcome you all and welcome Shilpi to the Rotary Greater family. And now I request you to start your session. I would not like to waste much of time because everybody is keen to hear you. Thank you so much. Thank you so much for a lovely introduction, and thank you all of you for joining here. And we will begin our session. So आज का जो मेरा टॉक है, मैंने उसका नाम रखा है वेट गेन एंड अलार्म। अलार्म इसलिए क्योंकि जब हमारा वेट गेन होने लगता है तो ये एक अलार्म के जैसे आपको दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां से सारी परेशानियां शुरू होती है और जुड़ी हुई होती है। हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी अगर जड़ को पकड़ें तो वेट एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है। इसीलिए आज के टॉपिक का नाम ही मैंने दिया है वेट गेन एंड अलार्म। तो हमारी बॉडी जो होती है वो एक सेट वेट के लिए डिजाइंड होती है। हमारी हाइट जितनी होती है उसके लिए एक सेट वेट होता है। जैसे ही उस सेट वेट से हमारा वेट ऊपर निकल जाता है तो हमारी परेशानियां शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी के सिग्नल्स खराब हो जाते हैं, अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां चालू हो जाती हैं और धीरे धीरे करके हम एक एक बीमारियों के शिकंजे में कसते चले जाते हैं। अर्लियर द बेटर। अगर हमने थोड़ा जल्दी इस चीज को समझ लिया तो हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं, हम एनर्जेटिक रह सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी एज से कम दिखते हैं। जैसे ही हम वेट गेन करते हैं तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज उसका आता है वो है हम अपनी एज से बड़े दिखने लग जाते हैं। तो आइए क्विकली देखते हैं कि कैसे हम इन चीजों से अलार्म होकर हम कैसे इससे बच सकते हैं। आप सभी को शायद ये पता नहीं होगा कि जापान जैसी कंट्री में फैट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। यानी कि जितने भी लोग अगर पर्टिकुलर वेस्ट साइज से बढ़ के है अगर उनकी वेस्ट, तो उनके ऊपर एक मेटाबो टैक्स लगता है। मेटाबो वर्ड से मतलब है मेटाबॉलिक, मतलब कि जब भी हम फैटी होते हैं तो हमें मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। डायबिटीज, बीपी, जितनी भी आपका स्टोन और कैंसर और जितनी भी ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ये सब एक अम्ब्रेला के अंदर में आती है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स। तो ये मेटाबो टैक्स लगाया जाता है जापान कंट्री में और बहुत जल्दी आई थिंक बहुत सारी कंट्रीज उसको फॉलो करने वाली है। तो जितने भी लोगों का वेस्ट साइज ज्यादा है वो सब अब अलार्म हो जाइए, बिकॉज अगर गवर्नमेंट ने इस पे भी टैक्स लगाया तो आप बच के कहाँ जाएंगे। तो ये जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है इसकी लिमिट जो जापान में तय की गई है वो 33 इंचेस है मेन के लिए और 35 इंचेस है वुमेन के लिए। और अगर इससे बड़ी वेस्ट साइज पाई गई तो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो आखिर ये सब इतना ज्यादा जो है एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस पे इतना ज्यादा फोकस क्यों है?
क्योंकि जो एब्डोमिनल फैट होता है वो सबसे ज्यादा डेंजरस फैट होता है। हमारा एब्डोमिनल फैट को हम बेली फैट बोलते हैं, विसरल फैट बोलते हैं। हमारे जो वाइटल ऑर्गन होते हैं, हार्ट, लिवर, आपका पेंक्रियास, स्टमक, ये सब उसी एरिया में एक साथ ही रहते हैं। हमारा सेंट्रल पार्ट है ये बॉडी का, और यहीं से सारे एंजाइम रिलीज होते हैं, हॉर्मोन्स की फैक्ट्री है ये एरिया। तो इस जगह पे अगर फैट एक्यूमुलेट होता है तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस फैट माना जाता है। मेनली दो टाइप के फैट होते हैं, सबक्यूटेनियस फैट और विसरल फैट। विसरल फैट यानी आपके एब्डोमिनल एरिया पे पाया जाने वाला फैट, और ये फैट सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। जितनी भी डिसीजेस हैं, मोस्टली फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिप्रेशन, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, सब कुछ इससे लिंक्ड है। तो ओबेसिटी जो होती है वो एक फैक्टर भी पैदा करती है। दिस इज अ मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम। और जब भी कभी हमें कोई प्रॉब्लम आती है, ओबेसिटी, जब हमारा वेट बढ़ता है तब तो हम अलार्म नहीं होते, हम सोचते हैं ठीक है हम खाते पीते घर के दिख रहे हैं, और हमें कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं क्योंकि हम सुंदर भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी स्किन स्ट्रेच हो जाती है, हमारे चेहरे में चमक आ जाती है। तब तक तो हमारी घंटी नहीं बजती। लेकिन जैसे ही पहली प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, तब भी हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर सपोज आपको शुगर आ गई है, डायबिटीज आ गई है, तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उसके सिम्टम को फिक्स करने के लिए आपको दवाई दे देता है। लेकिन क्या हमने रूट कॉज पे काम किया? नहीं। तो जैसे ही हम एक दवाई लेते हैं, हमारे को थोड़े ही दिन में ये दूसरी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। जैसे घर में लीकेज होता है, अगर उस लीकेज को हमने टेम्पररी फिक्स कर दिया, अगर हमने लीकेज की रूट पे हम नहीं गए, तो वो लीकेज एक बार वहां पे तो हमने पैच कर दिया, तुरंत दूसरी जगह से लीकेज चालू हो जाएगा। ये उसी तरह का है, ये उसी तरह से काम करता है। जैसे अगर आपकी नल लीक हो रही हो और आपने कंटिन्यूअस फ्लोर को आप वाइप कर रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट फिक्सिंग द प्रॉब्लम, यू आर जस्ट फिक्सिंग द सिम्टम। तो जब आप दवाई लेना शुरू करते हैं तो आप एक्चुअली रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे हैं, आप केवल उसको पैचअप कर रहे हैं। और जब ये पैचअप करते हैं तो सबसे पहले साल आप डायबिटीज के शिकार होते हैं, थोड़े साल में आपको बीपी आ जाता है, थोड़े साल में इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। यानी कि ये 5 मुंह वाली बीमारी है जिसके रूट पे, जिसके सेंटर पार्ट पे आपका ओवरवेट होना, ओबीस होना, ये मेन वहां पे रहता है। जब तक आप उस कॉज को हल नहीं करेंगे, तब तक आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो परमानेंटली सॉल्व नहीं हो सकती। और अभी तक हम सुनते आए थे कि डायबिटीज जो है लाइफ टाइम प्रॉब्लम है, एक बार होने के बाद आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, लाइफ टाइम आपको यू हैव टू टेक मेडिकेशन। लेकिन अब ये बात प्रूव हो चुकी है कि डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब रिवर्सिबल है। जैसे ही आप अपनी डाइट को सही करते हैं, आप इसको पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं। और ये चीज कब पता चली? जब बेरियाटिक सर्जरी लोगों ने कराई, और कराते ही साथ पूरी डायबिटीज जो थी वो पूरी रिवर्स हो गई। तो ये जो है पूरी तरह से रिवर्सिबल प्रॉब्लम है। तो आइए हम क्विकली ये देखते हैं कि आखिर ये वेट गेन होता किस लिए है, कहां से इसकी शुरुआत होती है, और इतना क्यों मुश्किल होता है वेट को कम करना या उसको हिला पाना, इतना डिफिकल्ट क्यों होता है। तो अगर वेट गेन की तह पे हम जाएं तो मेनली मुझे जो समझ आते हैं वो 4 बेसिक कारण हैं। अपार्ट फ्रॉम हेरिडिटी, हमारा जो पुअर डाइट होता है, हमारा सिलेक्शन ऑफ जो डाइट होता है वो कमजोर होने के कारण। दूसरा, सिडेंट्री लाइफ स्टाइल। हम लोग इतने सिडेंट्री हो गए हैं कि आज हम एक जगह पर अगर बैठे हैं तो भी चुटकियों से हमारे सारे काम हो जाते हैं, रिमोट कंट्रोल से हमारे सारे काम हो जाते हैं। तो ये जो एक्सेसिव सिडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ये भी एक वजह है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे बचपन में कितना खेलकूद करते हैं, जैसे ही वो टीनेज में एंटर करते हैं उनकी पढ़ाई का बर्डन बढ़ जाता है, या फिर वो अपने करियर ओरिएंटेड कोई स्टडीज को ऑप्ट कर लेते हैं। उसके बाद जब वो 6 से 9 घंटा वो बैठ के पढ़ाई करने लगते हैं, अचानक आप देखते हैं कि उनका वेट शूट अप हो जाता है। तो सिडेंट्री लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़ी वजह है वेट गेन कर लेने की। फिर स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा लिंक्ड है वेट गेन करने के लिए। कैसे? जैसे ये स्ट्रेस पे आते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन क्या करता है? शुगर रिलीज करता है आपकी ब्लड में, तो आपकी शुगर हाई होती है। जैसे ही शुगर हाई होती है, इंसुलिन आता है। इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है, ये फैट स्टोरेज का काम करता है और आप मोटापा की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो स्ट्रेस लेना या अपनी नींद पूरी ना करना, इम्प्रॉपर स्लीप, ये अगेन एक तरह का बॉडी पे फिजिकल स्ट्रेस है जिसकी वजह से आपका वेट गेन होने लगता है। तो अगर ये 4 मुख्य कारणों पे अपन परिवर्तन कर लें, अगर इस पे 4 मुख्य कारणों पे अगर अपन एक्शन ले लें, तो बहुत हद तक हम अपने वेट को भी मेंटेन कर सकते हैं। और अगर किसी कारण से आप ओवरवेट हो चुके हैं
तो भी इन चारों कारणों को अगर पकड़ के रखा जाए और करेक्ट किया जाए तो पूरी तरह से आप अपने वेट को पुश बैक करके हेल्दी वेट पे आ सकते हैं। हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग कर रहे हैं और हमें पता नहीं है। सबसे फर्स्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि हमारा जो सिलेक्शन ऑफ फूड होता है वो इम्प्रॉपर होता है। जितने भी लोग आपको दिखते हैं जो लोग पतले हैं या जिनका वेट ज्यादा है, इनके फूड के सिलेक्शन में फर्क होता है। कैसे? हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पानी की। तो पानी कैलोरी फ्री होता है, तो हम इसको जीरो करेंसी मानते हैं। आप जितना पानी पिएंगे उतना ही आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। बहुत बार हम भूखे नहीं रहते, लेकिन हमारी पानी की कमी के कारण हम चीजों को क्रेव करते रहते हैं, फ्रूट्स को क्रेविंग करते रहते हैं, टी की क्रेविंग करते रहते हैं। अगर हम उसकी जगह पानी को रिप्लेस कर दें, अगर हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, तो आप देखेंगे कि बहुत हद तक कई क्रेविंग्स तो ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। तो पानी को हम बोलते हैं जीरो करेंसी, आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल होते हैं उसका 80% तो पानी होता है, इसीलिए ये बहुत ही लो कैलोरी होती है। अगर आपने इतनी वेजिटेबल्स भी खाई तो ये 20 रुपए का नोट है, आप इसको ज्यादा यूज कर सकते हैं और आपको कैलोरीज कम मिलेगी, जो फाइनल कैलोरीज होगी वो कम मिलेगी। वेजीज आप खुल के खा सकते हैं, इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं और कैलोरी इसमें आपको कम मिलती है। थर्ड कैटेगरी पे आप आते हैं फ्रूट्स पे। तो फ्रूट्स अगर वेजिटेबल अगर 20 का नोट है तो फ्रूट्स को मान लीजिए कि 50 रुपए का नोट है। ये थोड़ी कैलोरी आपको देता है, लेकिन साथ में ये फाइबर देता है, मिनरल्स देता है, वाइटामिन देता है, तो ये भी फायदेमंद है। और इसे हम कच्चा ही खाते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम इसमें कोई मिक्सिंग और वो नहीं करते हैं। लेकिन जब हम उसका जूस बना के पी लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो किसी भी व्यक्ति को इसका जूस बनाकर नहीं पीना चाहिए। हाँ, जब कोई क्रिटिकली बीमार होता है, फीवर में होता है, जिसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है, या फूड इंटॉलरेंस है या फाइबर इंटॉलरेंस है, तब हम फ्रूट का जूस दे सकते हैं। लेकिन बजाय उसके हमें किसी भी फल को जूस बनाकर नहीं देना चाहिए, क्योंकि फाइबर ही है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं पल्सेस एंड ग्रेन्स में। इसको 100 रुपीज का नोट पकड़िए। अगर वेजिटेबल 20 है, फ्रूट्स 50 रुपए का नोट है, तो पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, पल्सेस और ग्रेन्स को हम 100 रुपए का नोट। मैंने नोट इसलिए कहा क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ सारे बिजनेसमैन है, उनको जब तक कैश की भाषा ना बोली जाए शायद उनको समझ नहीं आएगी। तो आई थिंक जितनी भी यहाँ पॉपुलेशन है अब इस भाषा को अच्छे से समझ के वो एक्ट कर पाएंगे। तो पल्सेस और ग्रेन्स, जबकि हमारी जो डाइट होती है पानी में कम होती है, वेजिटेबल्स कम लेते हैं, फ्रूट्स तो इक्का दुक्का लोग ही लेते हैं, कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। हमारी डाइट मेनली पल्सेस और ग्रेन्स में रिच होती है, और खास करके अनाज में। ये 100 रुपए का नोट है, इसे हम जब भी लें तो सोच समझ के लें, समझ के खाएं। फिर हम आते हैं ड्राई फ्रूट्स पे। इसका मुट्ठी भर सेवन भी बहुत है, अगर हम इसमें ओवरबोर्डिंग करेंगे, ज्यादा ले लेंगे तो फिर अगेन ये हाई कैलोरी हो जाती है। और लास्ट आता है शुगर एंड फैट्स। जिन चीजों में शुगर और फैट दोनों डली है, तो आप याद रखें कि ये सुपर डुपर हाई कैलोरी होता है। इसका एक एक चम्मच, एक स्पून, या आप इसको जो लेते हैं वो उसमें 9 गुना 10 गुना ज्यादा कैलोरी होती है। ये आप मान के चले, ये 1000 रुपए का नोट है। फैट का 1 ग्राम 9 किलो कैलोरी देता है, यानी कि अगर आप 1 चम्मच तेल आप किसी चीज में डाल देते हैं, इमीडिएटली उसमें 45 कैलोरी हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत फनी एग्जांपल देना चाहूंगी। आप 100 ग्राम वेजिटेबल खाते हैं, वो आपको 40 कैलोरी देता है। जब उसमें 1 चम्मच तेल का छौंका लगाते हैं या डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं, वो भी आपको 45 कैलोरी देता है। यानी जब आप ऑयल ऐड करते हैं अपने वेजिटेबल में, आप उसकी कैलोरी वैल्यू को जस्ट डबल कर रहे हैं। पर हम इन बातों को रियलाइज नहीं करते हैं और हम अपनी कैलोरीज को डबल ट्रिबल चौबल करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक आपके एग्जैक्टली तो आप जितने भी लोग फिटनेस बैंड पहनते हैं, जितने भी लोग हेल्दीफाई ऐप यूज करते हैं, अब हम इतने तो अवेयर हो गए हैं कि हमें ये पता है कि हम कितनी पसीना बहाते हैं, तब जाके ले दे के हम 300 कैलोरीज बर्न कर पाते हैं। और 300 कैलोरीज अगर आप देखेंगे तो एक समोसा हैज गॉट 300 कैलोरीज, 2 पराठा हैज गॉट 300 कैलोरीज, 3 चपाती हैज गॉट 300 कैलोरीज। तो खाते वक्त तो हम तुरंत से खा जाते हैं। छोटी सी काजू की बर्फी हैज गॉट 300 कैलोरीज, जब लेकिन उसको जलाना पड़ता है तो हमें 90 मिनट्स के वॉक या 45 मिनट की जॉगिंग करनी पड़ती है। 90 मिनट्स, आप 45 मिनट्स चल के थक जाते होंगे, 90 मिनट की वॉक या 45 मिनट की जॉगिंग करनी पड़ती है, और खाने में हमें बिल्कुल वक्त नहीं लगता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो हम खाते हैं उसे हमें बिल्कुल जलाना ही पड़ता है, लेकिन कॉन्शियस ईटिंग आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी जो मेजर मिस्टेक लोग करते हैं वो ये है, इंडिया में खास करके, कि लोगों का डिनर बहुत लेट होता है। लेट नाइट डिनर करने से क्या होता है
कि डिनर के बाद आपकी एक्टिविटी जीरो होती है, आप सो जाते हैं और जितना भी आपने कैश अंदर लिया है वो सारा स्टोर हो जाता है बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में। तो आप अपनी बॉडी में फिक्स डिपॉजिट ना जमा करें और अपने मील, लास्ट मील और डिनर के बीच में 3 घंटे का गैप मेंटेन करें। अभी कोरोना टाइप में जब आप घर पे हैं उसके बावजूद मैं देखती हूँ कि कितनी अनअवेयरनेस है या कितना प्रायोरिटी हम कम देते हैं अपने मील को, हम फिर भी अपना लेट नाइट डिनर करते हैं। इसकी एक वजह ये भी होती है कि हम शाम को जरूर कुछ चटर पटर खा लेते हैं 6 बजे का टाइम, जो एक्चुअल हंगर पीक का टाइम है, क्योंकि नॉर्मली हर एक बंदा 2 बजे 3 बजे तक तो अपना लंच कर ही लेता है। उसके 3 घंटे के बाद जब उसका पेट खाली होता है वो टाइम होता है 6 o'clock का। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि 6 o'clock आप कुछ हेल्दी मील अच्छा ले लें और फिर अपना 3 घंटे का गैप रख के ही आप अपना नींद लें। अगर वो 3 घंटा का गैप होने के बाद भी आप सो नहीं पा रहे हैं किसी कारण से, तो उस समय 1 कप ऑफ मिल्क या आप लास्ट मील अपना कुछ सैलेड या कुछ फ्रूट्स या फिर कुछ ड्राई फ्रूट का रख सकते हैं। बट जब हम शाम को कुछ खा लेते हैं और रात को लेट नाइट अपना डिनर करते हैं तो ये बड़ा डिजास्टर्स हो जाता है अपने हेल्थ के लिए। एक और मिस्टेक लोग ये करते हैं कि अपने खाने को ठीक तरह से च्यू नहीं करते हैं, बहुत स्पीड में खाते हैं। जब हम स्पीड में खाते हैं तो हमारे को हंगर से जो हमारा सटाइटी सिग्नल है वो मिलने के पहले ही हम ओवर ईटिंग कर चुके रहते हैं और एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग ये सब इसी का नतीजा है। तो कभी भी आप जब खाएं तो च्यू करें प्रॉपरली, 20 मिनट्स एक मील में लें और 5 मिनट्स के बाद आपको सिग्नल मिलता है कि आपका पेट भर गया है कि नहीं, थोड़ा सा अलाउंस रखें। ओवर ईटिंग कभी भी ना करें, अपना पेट 3/4 भरने तक खाएं, 1/4 की जगह रखना हमेशा अच्छा होता है। नेक्स्ट हमारी जो एक कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि आप पानी बहुत कम पीते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि बहुत बार तो हमारी क्रेविंग पानी के लिए रहती है और हम खोजते हैं टी को या फिर फ्रूट्स को या फिर कुछ भी मंचिंग करने को हमें चाहिए होता है। हम पानी बहुत कम पीते हैं एज अ पॉपुलेशन। तो जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो आपके बॉडी वेट के हिसाब से तय होती है। जितना भी आपका बॉडी वेट है, जब आप इंटू 4 करते हैं या 4.5 करते हैं बहुत गर्मी में, या जो लोग बहुत एथलीट हैं या फिर खेलते हैं वो इंटू 5 करते हैं, तो आपकी पानी की रिक्वायरमेंट आती है। अगर मेरा वेट 50 kg है तो मेरी पानी की रिक्वायरमेंट आएगी 2.5 लीटर। अगर 60 kg है तो पानी की रिक्वायरमेंट आएगी 3 लीटर। अगर फिर भी आपको समझ ना आ रहा हो तो आप अपने यूरिन के कलर को चेक करें। अगर यूरिन का कलर डीप येलो है तो इसका मतलब आप पानी कम पी रहे हैं, आपको अधिक पानी पीने की जरूरत है। जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जीआई ट्रैक वाली प्रॉब्लम्स होती है ना, एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, ये सब पानी पी लेने से सॉल्व हो जाती है। बहुत सारे टॉक्सिन्स पानी पी लेने से निकल जाते हैं और इनिशियली तो आप वेट लॉस भी अच्छा कर पाते हो अगर आप पानी का इंटेक ही बढ़ा लेते हो। तो आज से आई थिंक एवरीबॉडी विल एटलीस्ट इंक्रीज देयर वाटर इंटेक। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं वो ये है कि दे स्टार्ट देयर डे विथ फॉल्टी फूड, एंड फॉल्टी फूड में सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रचलन में है वो है टी एंड बिस्किट। सो देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, हाउ मेनी ऑफ यू आर टी पॉजिटिव? Okay, so everyone who is not टी पॉजिटिव तो टी से दिन की शुरुआत करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। उसके 2 कारण हैं। एक तो सबसे पहला, हमें उठने के साथ ही आर्टिफिशियल शुगर का जो हम रश देते हैं बॉडी में, दैट इज नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि चाय में जो शक्कर डली रहती है वो आपके लिए हार्मफुल है। दूसरा, चाय के कंपेनियन बुरे होते हैं। चाय के साथ हम कुकीज, मठरी या फिर टोस्ट या फिर ब्रेड, ये सब चीजें खोजते हैं, खाखरा और कोई भी चीज जो कि अच्छी चीजें नहीं होती है। चाय के कंपेनियन बुरे होते हैं। तो दिन की शुरुआत चाय से करने की बजाय अगर आप लेमन वाटर से करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। और कुछ फ्रूट्स खाएं, कुछ ड्राई फ्रूट्स खाएं और इस तरह अपने दिन की शुरुआत करें, कुछ सैलेड्स खाएं, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत होती है। चाय को रिजर्व रखें बाद के टाइम के लिए, और अगर चाय ना पिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चाय से रिलेटेड मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि एक चाय की 1 चम्मच शक्कर, मुझसे कई बार पेशेंट पूछते हैं कि मैडम 1 चम्मच शक्कर ही तो डलती है, फिर उससे क्या बहुत ज्यादा हमारा नुकसान हो जाता है? तो मैं अक्सर उनको ये फॉर्मूला समझाती हूँ कि जब हम 1 टीस्पून शुगर की बात करते हैं तो इसका मतलब है 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि चाय जो शुगर होती है 5 ग्राम, 1 चम्मच में 5 ग्राम शक्कर आती है। ये 5 ग्राम प्योर कार्बोहाइड्रेट है। ये प्योर 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी पर ग्राम देती है, यानी कि 20 कैलोरी मिली 1 चम्मच शक्कर से।
ये 20 कैलोरी अगर साल भर आपने लेते रहे तो 365 दिन में आपको मिली टोटल 6000 किलो कैलोरी। 6000 किलो कैलोरी इज इक्वल टू होता है 1 kg फैट। यानी अगर आपको बॉडी से 1 kg फैट हटाना है तो आपको अपने डाइट में से 7000 किलो कैलोरी माइनस करना रहता है। तो यहाँ से आपको ये भी समझ आएगा कि जो लोग क्लेम करते हैं कि आपका 2 दिन में 1 किलो वजन घटाएंगे या 3 दिन में किलो वजन घटाएंगे या 1 दिन में 1 किलो वजन घटाएंगे, वो फॉल्स क्लेम होते हैं, क्योंकि ये किसी के बस की बात नहीं होती कि 7000 किलो कैलोरी को एक ही दिन में माइनस कर सके, जब हमारा खुद का इंटेक जो होता है वो 1200-1500 कैलोरी का ही आजकल रहता है नॉर्मली। तो ये एटलीस्ट 7 दिन का तो टाइम लगता ही है 1 kg वजन को जाने में और सिस्टमैटिकली जाने में। अगर आप बहुत लो कैलोरी डाइट पे चले गए, फास्टिंग में चले गए, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, अदरवाइज आपको हफ्ते भर का या 10 दिन का टाइम लगता है। तो ये आपने देखा कि 1 टीस्पून शुगर से आप कैसे 1 साल के अंदर 1 kg फैट गेन कर लेते हैं केवल 1 कप चाय शुरू करने के बाद से। तो जितने भी लोगों ने अभी रिसेंटली चाय शुरू की है, 1 चम्मच शक्कर शुरू की है, वो इसको खत्म करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर यू मे गेन 1 kg ऑफ फैट। इसी तरह से बहुत सारे और भी हिडन कैलोरीज हम ले रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। जैसे कि हम फुल फैट मिल्क ले रहे होते हैं, मिल्क में 8 ग्राम फैट होता है विच इज क्वाइट हाई। ये 8 ग्राम फैट होता है 100 ml मिल्क में विच इज वेरी वेरी हाई। जब हम स्किम मिल्क लेते हैं तो फिर वो 4 ग्राम में आ जाता है। जब हम डबल टोन दूध लेते हैं तो वो 1 या 2 ग्राम में आता है, तो विच इज वेरी हाई, तो बी वेयर ऑफ दैट। हम चपातीज में घी बहुत लिबरली लगाते हैं। जब मैं किसी से पूछती हूँ घी क्यों लगाते हैं तो वो कहते हैं जूता देकर मैडम बोलती हैं कि घी खाओ। तो ये जो घी होता है ये सैचुरेटेड फैट होता है, और मैंने बताया कि कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसका पर ग्राम 9 कैलोरी देता है। तो जब भी हम अप्लाई करते हैं तो हम चपाती की जो कैलोरी वैल्यू है उसको डेढ़ा कर देते हैं, यानी कि 100 कैलोरी देती है चपाती, तो घी अप्लाई करने से वो 150 कैलोरी बन जाती है। तो अगर आप अपने घी चपाती में लगाते हैं तो आपको अपनी चपाती के काउंटिंग को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आप हर एक चपाती के साथ आप 150 कैलोरी ले रहे होते हैं। तो कई बार हम उस पोर्शन को ध्यान में ना रखते हुए हम अपनी चपाती के नंबर उतने रखते हैं और उसके ऊपर से घी लगाते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। और फिर जो मारवाड़ी लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, मेरे जीजाजी लोग भी हैं, जो लोग पराठे खाते हैं, उनका तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है काम, क्योंकि एक एज के बाद हमारा फिजिकल एक्टिविटी उतना नहीं रहता कि हम उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कैलोरी के सोर्स को हम पचा सकें, और सैचुरेटेड फैट हमें अवॉइड करनी चाहिए। एक एज के बाद हमारा जो आर्टरी होता है वो भी क्लॉगिंग होना शुरू हो जाता है। इसी तरह बात करें कि पॉपकॉर्न, गुपचुप, सब लोग कहते हैं बड़ा लाइट होता है, ड्राई दिखता है, इसमें क्या है, लेकिन दीज आर ऑल डीप फ्राइड, एंड डीप फ्राइड जितनी भी चीजें होती हैं, पॉपकॉर्न में भी काफी ऑयल डल के वो पॉप होता है। So these are all full of calories. They are hidden calories. They look dry, but they are not at all dry. Then there are misleading food label जिसमें लिखा रहता है not added sugar. Not added sugar का ये मतलब नहीं है कि वो low calorie food है, क्योंकि उसके अंदर फैट ज्यादा हो सकता है या कई बार आर्टिफिशियल स्वीटनर मिले रहते हैं। तो आप मिसलीडिंग फूड लेबल से भी अवेयर रहें। तो इसमें थंब रूल ये बोलता है कि जो चीज नेचर से जुड़ी हुई है, जो चीज नेचुरली आपको मिलती है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, आपकी जितनी भी तरह के अनाज होते हैं, दे ऑल आर सेफ। और जितने भी मैनमेड प्रोडक्ट्स हैं जो आपको डब्बे में पैक होके मिलते हैं, दे ऑल आर कल्प्रिट्स इन डिस्ट्रॉइंग योर हेल्थ, सो बी वेयर ऑफ देम। जितने भी आप क्लेम्स देखते हैं ना, हेल्दी चोकोज, मूसली, केलॉग्स के कॉर्नफ्लेक्स, ये सब किसी ना किसी रूप में फैटनिंग होते हैं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा शुगर रहती है, कार्ब्स बहुत हाई होते हैं, तो बी वेयर ऑफ देम। नेक्स्ट आता है जो एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, आप अपनी कैलोरीज को एज के साथ एडजस्ट नहीं करते। यानी कि जब आप अपने यंग टाइम पे 30s 40s में आप 3 चपाती लेते थे और आप वेट को मेंटेन रखते थे, अब आप देखेंगे कि सडनली जैसे ही आप अपने 50s में एंटर करते हैं, वो 3 चपाती से ही आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन कॉमनली लोग पूछते हैं कि मेरी डाइट उतनी ही है जितनी मैं पहले लिया करता था, बट सडनली आई हैव स्टार्टेड गेनिंग वेट। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो एज के साथ साथ बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, जो हमारा बीएमआर होता है, अब ये बीएमआर क्या भला है? बीएमआर वो कैलोरी होती है जो आपकी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपकी बॉडी को सांस लेने के लिए, डाइजेशन के लिए या अपने सोचने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जब वो कोई काम नहीं करती,
रेस्टिंग पीरियड में जो एनर्जी चाहिए दैट इज अ बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो हर बंदे का अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन एज, जेंडर, उसकी कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशन, मसल टू फैट रेशियो। किसी की बॉडी में मसल्स ज्यादा रहते हैं तो उनका बीएमआर हाई होता है, यानी कैलोरी के खर्च करने की क्षमता उनकी ज्यादा होती है। और अगर मेल है तो उनका बीएमआर हाई होता है, फीमेल है तो बीएमआर कम होता है। अगर उनको थायराइड है तो उनका बीएमआर कम होता है। तो इस तरह से ये कई तरह से डिसाइड होता है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है एज, यानी जैसे जैसे आप एज में बढ़ते जाते हैं आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट घटती जाती है। अगर आपने ये एडजस्टमेंट अपने डाइट से नहीं किया, या तो आप वर्कआउट अच्छा करना शुरू कर दीजिए या फिर आप अपने डाइट को एडजस्ट करिए, यानी कि कम खाइए, तो फिर आपका वेट मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर समय के साथ साथ एडजस्ट नहीं किया तो यू विल स्टार्ट गेनिंग, पुटिंग ऑन वेट। नेक्स्ट एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये होता है कि हम तो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, हम तो रोज वॉक पे जाते हैं, गार्डन में वॉक करते हैं, फिर भी हम कम नहीं होते, वजन हमारा घटता नहीं है। बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर अंडर एक्सरसाइजिंग, यानी कि हमारी जो सोच होती है, कई बार मैं पूछती हूँ, वो लोग बोलते हैं, हमारे पेशेंट बोलते हैं हम योगा करते हैं, जब मैं पूछती हूँ क्या करते हैं, तो हम अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, बट दीज आर ऑल प्राणायाम, दीज आर नॉट योगा। और उसके बाद भी योगा में भी लोग सूक्ष्म व्यायाम करते हैं और फिर वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि हम तो आधा घंटे एक्सरसाइज करते हैं फिर भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा। तो इतनी अंडर एक्सरसाइजिंग करना या ओवर एक्सपेक्टेशन रखना भी मिस्टेक है। 1 मिनट के बाद ये कट जाएगा तो फिर हम रिजॉइन हो जाएंगे सेम लिंक से। तो डाइट से आपका वेट डिसाइड होता है, यानी कि डाइट जब भी आप अच्छे लेते हैं या अपने डाइट को कंट्रोल करते हैं तो आपका वेट रिडक्शन होता है। लेकिन एक्सरसाइज से आपकी बॉडी का शेप डिसाइड होता है। तो एक्सरसाइज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप सेम तरह की एक्सरसाइज को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर रहे हैं, सालों साल से एक ही तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी उससे अडेप्ट हो जाती है, फिर उसका फर्दर बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो एक्सरसाइज शुड ऑलवेज बी चैलेंजिंग, यानी कि अगर आप सालों साल से वॉक कर रहे हैं, सेम राउंड लगा रहे हैं, सेम स्पीड में चल रहे हैं, तब उसका फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा 5 तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं: स्टेमिना, स्ट्रेंथ, स्ट्रेचेबिलिटी, स्पीड और स्किल। ये 5 फैक्टर होते हैं। लेकिन आप खाली स्टेमिना पे काम करते हैं जब आप वॉकिंग करते हैं, आप खाली मसल्स स्ट्रेंथ पे काम करते हैं जब आप मसल बिल्डिंग कर रहे होते हैं, खेलते हैं, तो आप स्किल पे काम करते हैं। स्किल जो होता है वो 5 सब चारों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये 5 S से मिलकर आपके एक्सरसाइज अलग अलग वेराइटी के बने हुए हैं। आपकी एक्सरसाइज चैलेंजिंग होनी चाहिए, आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है तो आपको उसको हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए। दूसरी एक जो मेजर गलती लोग करते हैं वो ये रहता है कि वॉकिंग जब भी करते हैं तो वो टॉकिंग भी करते हैं। तो वॉकिंग विद टॉकिंग नो रिजल्ट, क्योंकि जब आप वॉकिंग एंड टॉकिंग करते हैं तो आप अपनी फुल स्पीड में, फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहे होते हैं और आपकी ब्रीदिंग हैम्पर हो जाती है। जो डीप ब्रीथ्स आप लेते हैं वो हैम्पर होने की वजह से आप पूरी तरह से ऑक्सीजन अंदर नहीं ले पाते और अपने फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि जब आपके फैट को मेटाबोलाइज करना होता है तो ऑक्सीजन की खास जरूरत पड़ती है। तो जब आप एक्सरसाइज करें तो आपकी ऑक्सीजन इंटेक पे आप जरूर ध्यान दें कि आप बहुत सारे डीप ब्रीथ्स अंदर ले रहे हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी में काम करते हैं। अगर आप अपना कंफर्ट जोन पे रहते हैं तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। तो एक्सरसाइज का एक प्रोटोकॉल होता है, जब भी आप शुरू करते हैं तो वार्म अप करें, फिर अपनी अच्छी मैक्सिमम उस पर काम करें, फिर आप अपने बॉडी को कूल डाउन करें। तो ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है इसको फॉलो करते हैं तो एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से होती है। तो बेसिकली दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं फिर दिन भर बिल्कुल एक्टिव नहीं रहते हैं। उनका सोचना होता है कि हमने अगर एक टाइम एक्सरसाइज कर ली तो हमने गंगा नहा लिया, अब हम दिन भर कितने भी पाप करें तो चलता है। लाइक दिन भर वो बिना एक्टिव रहे भी बैठे रहते हैं। तो दीज पीपल आर ऑल्सो नॉट वेरी गुड, क्योंकि एक्सरसाइज करना केवल एक ओनली सोल्यूशन नहीं है आपके वेट लॉस करने का। मैंने आपको बताया कि डाइट प्लेज 80% रोल। डाइट से आपका वेट डिसाइड होता है और एक्सरसाइज से आपका बॉडी का शेप डिसाइड होता है। तो एक्सरसाइज करना और एक्टिव रहना दोनों इंपॉर्टेंट है। तो देयर आर अनदर चंक्स ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल जो न तो एक्सरसाइज करते हैं और न ही दिन भर एक्टिव रहते हैं। ये लोग तो बहुत ही बड़े रिस्क जोन में हैं। थर्ड कैटेगरी होती है लोगों की जो एक्सरसाइज करते हैं और फिर दिन भर एक्टिव भी रहते हैं। तो ये एकदम बेस्ट कैटेगरी है, आपको इसी कैटेगरी में रहना चाहिए। तो जितना मौका मिले आप एक्टिव रहिए दिन भर। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग वो है इग्नोरेंस अबाउट स्लीप रूटीन, यानी कि सोने का मौका मिलने के बावजूद भी वो अपने स्लीप टाइम को इग्नोर करते रहते हैं।
वो नेटफ्लिक्स में देखते रहते हैं, मोबाइल पे करते रहते हैं, टीवी वॉचिंग करते रहते हैं। तो ऐसा करने से हम क्या करते हैं, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को निग्लेक्ट कर रहे होते हैं। स्लीप जो होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि स्लीप के ड्यूरेशन में हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को रिपेयर करते हैं, रिजुनेट करते हैं। इस समय हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेटेड रहता है, ग्लूकेगॉन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी दिन भर जितने भी वेयर एंड टेयर से होकर गुजरती है उसको पूरी तरह से रिपेयर होने में मदद मिलती है और हम नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी के साथ वापस उठते हैं। तो क्वालिटी ऑफ स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। क्वांटिटी तो किसी की कम रहे और क्वालिटी बहुत अच्छी रहे तो भी चल जाता है, किसी को 4 या 5 घंटे की नींद भी बहुत होती है, पर ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 7 घंटे की अच्छी नींद बहुत ज्यादा जरूरी होती है आपकी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। हमारी बॉडी में मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है जो सूरज के ढलने के साथ साथ इसका प्रोडक्शन बॉडी में चालू हो जाता है। ये प्रोडक्शन 10 बजे रात को पीक पे पहुंचता है। इस समय अगर आप सो जाएं तो बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली स्क्रीन के साथ एक्सपोज रहते हैं, यानी कि आप टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने या लैपटॉप के स्क्रीन के सामने हैं, तो इससे जो ब्लू लाइट निकलती है ये इस स्लीप हार्मोन को डिस्टर्ब कर देती है। बिकॉज ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये लाइट सेंसिटिव हार्मोन होता है, और एक बार अगर इस हार्मोन को हमने डिमिनिश कर दिया तो फिर नींद आने में बहुत दिक्कत होती है। तो जो लोग लेट नाइट जग जाते हैं 12 बजे तक, 1 बजे तक, फिर उनको नींद ही नहीं आती है। तो आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको 1 घंटा पहले सोने के अपने गैजेट से दूरी बना लेनी है और सन के सेट होने के साथ साथ आपको अपने सोने की तैयारी करनी है, क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी सर्कैडियन रिदम के साथ अलाइन होगी, सर्कैडियन रिदम इज रिलेटेड टू सन, सन के उठने, सन के उगने और सन के डूबने के टाइमिंग के साथ ही आपके बॉडी के फंक्शंस भी अगर उसके साथ अलाइन होंगे तो आपकी बॉडी सबसे बढ़िया परफॉर्म करेगी। हम जब भी नेचर के अगेंस्ट में जाते हैं तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। जो अभी के यंग बच्चे हैं उन्हें भी हम यही समझाएं कि पूरी रात जगना, दिन भर सोना या रात को जग के पढ़ाई करना, क्या ये सही है? आपके ब्रेन पे, आपकी आंखों पे, आपके हॉर्मोन्स पे ये स्ट्रेस का कारण बनती है। तो ये सारी बातें मैंने आपसे की जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस या नेगेटिव इमोशंस। आपको पता है कि जितनी भी बीमारियां हैं ये आजकल इनका एक नया नाम दिया गया है, साइकोसोमैटिक, यानी कि अपने साइक से पैदा हुई बीमारियां, कैंसर, नी पेन, अर्थराइटिस, अस्थमा, स्लीप एपनिया और जितने भी ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं ये सारे के सारे साइकोसोमैटिक हैं। इवन बीपी और शुगर, जो डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जो बीमारी है ये भी साइकोसोमैटिक इलनेस पे मानी गई है। जैसे ही हमारी बॉडी के एनर्जी ब्लॉकेज होते हैं बॉडी में, हमारे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, और जैसे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं ये पूरा बॉडी का सिस्टम बदल जाता है। हम फैट को खर्च करने के बजाय फैट को स्टोर करने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा वेट बढ़ने लगता है। और आपको पता है कि वेट बढ़ने के साथ साथ, मैंने अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत में आपको बताया था कि वेट बढ़ने के साथ ही साथ हम एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज हो जाता है जब हम स्ट्रेस लेते हैं। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन का नाम है। ये हार्मोन हमारे इम्यूनिटी को डिक्रीज करता है। अगर आपको रहना है और आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं तो सबसे पहले तो आप ही परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, क्योंकि ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये आपकी इम्यूनिटी को लो कर देता है। तो कभी भी आप स्ट्रेस इन बातों का ना लें, साइकोसोमैटिक इलनेस के चक्रव्यूह में ना फंसे। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी सोल को एम्पावर करें, आप मेडिटेशन और प्राणायाम से जुड़ें, आप अपनी लाइफ के रियल मकसद के बारे में सोचें, उसके बारे में विचार करें, लाइफ में कुछ एंथुसियाज्म लाएं, पॉजिटिविटी फैलाएं भी और खुद भी पॉजिटिव रहें। तो ये वेलनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैंने 4 एस्पेक्ट की बात की थी, डाइट, एक्सरसाइज, आपके इमोशन और आपकी नींद। ये चारों का सामंजस्य में रहना, हार्मोनी में रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहूंगी कि देयर इज नो शॉर्टकट टू गुड हेल्थ। जब भी आप अपनी हेल्थ को अच्छा करने की कसम खाते हैं तो ये बात मान के चलिए कि देयर इज नो शॉर्टकट। एक एक करके, एक एक एस्पेक्ट पे काम करके उसे सुधारना ही सबसे अच्छा तरीका है। जब आपको अवेयरनेस आती है, आप रियलाइज करते हैं, जब आप राइट एफर्ट्स डालते हैं और राइट टेक्निक फॉलो करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, तो ऑफकोर्स आपको रिजल्ट मिलता है। और यही काम मैं आपके साथ करती हूँ। जब आप आते हैं मैं आपको अवेयर करती हूँ कि आप किन किन एरियाज में आपका फॉल्ट है। हम रियल कॉज पे काम करते हैं, हम सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करते हैं,
तो कोई भी चीज है तो उसके कॉज पे जाएंगे तो उस चीज को हम जड़ से मिटा पाएंगे और अपनी हेल्थ को वापस से सुधार पाएंगे। लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि एज ओल्ड हैबिट्स यानी कि बहुत पुरानी जो हैबिट्स होती हैं उनको चेंज करना और न्यू हैबिट्स को उससे रिप्लेस करना, इट रिक्वायर्स टाइम, एफर्ट एंड विल पावर, एंड ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। और अगर आप चेंज होंगे तभी आपके अंदर भी वो चेंज आएगा। अगर आप सेम परफॉर्म करते रहेंगे तो आप भी वो सेम बने रहेंगे, वो कोई चेंज आपके अंदर नहीं आने वाला। और लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि इफ यू कैन टेक केयर ऑफ योर बॉडी यू डू नॉट नीड एनी मेडिसिन, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इनबिल्ट इंटेलिजेंस होता है अपने आप को हील करने का, और बॉडी के लिए कोई भी बीमारी बनी नहीं है। बस हमें क्या करना है कि हमें अपनी बॉडी की केयर करनी है, तो हमें किसी मेडिसिन की, किसी ट्रीटमेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आई एम हियर। विमेन जिनको जो पेरीमेनोपॉज होता है, मेनोपॉज होता है, तो उनमें हार्मोनल लेवल में फ्लक्चुएशन होता है, तो वो उसके साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं। दे गेन लॉट ऑफ वेट। एक्सरसाइज को जारी रखने के बावजूद, डाइट को कंट्रोल करने के बावजूद अगर वेट गेन होता है तो उसको आप कैसे उसको ध्यान में रख सकते हैं? हाउ कैन यू balance your weight with those hot flushes and the fluctuation in the hormonal level? तो जो पेरीमेनोपॉज का टाइम होता है उसमें हमारी बॉडी में ऑफ कोर्स लॉट ऑफ हार्मोन चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। उस समय पे क्या होता है कि हमारी बोन में से मिनरलाइजेशन जो होता है, डीमिनरलाइजेशन शुरू हो जाता है, बोन में से कैल्शियम हटने लगता है, बोन थिनिंग चालू हो जाती है, आप मसल लॉस करने लग जाते हो, मतलब आपकी बॉडी का जो मसल होता है वो कम होने लग जाता है। उस समय आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज अगर करें तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है। मैंने बताया कि हम सेम एक्सरसाइज करते रहते हैं, हम सेम डाइट फॉलो करते रहते हैं, तो डाइट में भी एक बड़ा शिफ्ट करने की जरूरत है। आपको अपनी डाइट में 40% हिस्सा रॉ चीजों से लेना चाहिए। अंकुरित मूंग चने हैं, वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, और गुड क्वालिटी प्रोटीन, गुड क्वालिटी फैट्स को अगर आप इंक्लूड करेंगे, जितनी भी प्रोसेस्ड चीजें हैं, मैदा है, शुगर है, कुकीज है, ब्रेड है, ये सबको आप हटा देंगे और रेगुलर एक्सरसाइज अच्छी वाली रखेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसमें आप मसल बिल्डअप करें, क्योंकि मसल लॉस होता है एज के साथ, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो ये जो मेनोपॉज के समय का हार्मोन चेंजेस है, इसमें आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से टेक केयर कर सकते हैं और वेट गेन को पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। बस आपको रूट कॉज पता होना चाहिए कि कहाँ पे आप रॉन्ग हो रहे हैं। ये आपने जैसे चपाती में बताया कैलोरीज इतनी होती है, तो आजकल राइस को लोग ज्यादा प्रेफर करें राइस खाने पे, तो क्या राइस में कम होती है कैलोरीज? राइस खाने से ज्यादा फायदा है बनिस्बत चपाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट चपाती राइस से बेहतर है, कारण कि चपाती में प्रोटीन राइस से ज्यादा होता है और राइस के मुकाबले चपाती में फाइबर भी थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन चपाती में ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। किसी किसी लोगों को ये ग्लूटेन का इंटॉलरेंस रहता है, जो हमें बहुत समझ में ठीक से नहीं आता, और हमें अक्सर उसकी ब्लोटिंग होती है, पेट खराब होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। जब वो चपाती को हम डाइट से हटा देते हैं तो कई बार हमें उन सिम्टम से रिलीफ मिल जाता है। उस केस में आप चपाती से दूरी बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चपाती टॉलरेट कर पाते हैं, नॉर्मली इंडियन पॉपुलेशन ग्लूटेन को टॉलरेट कर पाती है, क्योंकि हम बचपन से ही चपाती खा खा के बड़े हो रहे हैं, तो अचानक हमारी बॉडी उसके लिए इंटॉलरेंट नहीं होती है। फॉरेन में जरूर ये ग्लूटेन इंटॉलरेंस पाया जाता है, पर अगर आप चपाती खा रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो राइस के मुकाबले चपाती हमेशा बेटर होती है। इसको नापने का एक और पैमाना है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं उसको, यानी जो चीज शुगर में जितनी जल्दी कन्वर्ट होती है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। तो राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स चपाती से हाई है, क्योंकि उसमें फाइबर भी कम है और प्रोटीन भी कम है। तो राइस अगर आप खाते हो तो जल्दी शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, और चपाती धीरे धीरे कन्वर्ट होती है, तो आपको भूख भी लेट लगती है और डायबिटिक। वेलकम। There was a question that I wanted to put up. There is a contradiction about the water intake that you are saying. काफी लोग बोलते हैं कि water intake बहुत होना चाहिए, but then there is a contradiction कि I think water body को swell कर देती है, तो इस पे आप थोड़ा insight दीजिए। मधु जी, वाटर जो होता है
अगर आपकी किडनीज अच्छे से काम कर रही हैं तो आप पानी जितना भी पिए आपका पानी फ्लश आउट हो जाता है किडनी से, और वो किडनी पे लोड नहीं होता। वो जितनी बार फ्लश आउट होता है आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को ही रिमूव करता है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि पानी पीने से आपकी बॉडी सूज जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, ये बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि पानी कम पीने से आपकी बॉडी में स्वेलिंग आती है, क्योंकि बॉडी क्या करती है, पानी को स्टोर करके रखती है, पकड़ के रखती है। क्योंकि आप पानी ज्यादा पीते नहीं हो तो जितना पानी है उसको बचा कर रखती है। वाटर रिटेंशन तब होता है जब आप नमक ज्यादा खाते हो या पानी कम पीते हो, तो वाटर रिटेंशन होता है बॉडी में। जब आप पानी ज्यादा पीने लगते हो, नमक को, सॉल्ट को कम कर देते हो, तो पानी पूरा बॉडी से निकलता है बढ़िया से। तो अगर आपकी किडनी हेल्दी है, अगर आपकी किडनी में कोई अपरेंट प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका हार्ट फंक्शनिंग ठीक है, हार्ट का पंपिंग अगर जिनका कम रहता है उनको भी हम पानी कम बोलते हैं, अगर हार्ट फंक्शनिंग ठीक है तो पानी सफिशिएंट अमाउंट में पीना चाहिए। तो एक बार में 2 या 3 या 4 लीटर ना पीने की बजाय, क्योंकि आपके स्टमक की एक थैली होती है, उसका एक साइज होता है, आप उसको ओवरलोड करते हो तो फिर आपको बहुत दिक्कतें होती हैं और साइज को बढ़ने का, स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ने का भी चांस रहता है। बट एक बार में बहुत ढेर सारा पानी पीने की बजाय दिन भर में सिप कर करके पीने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो पानी की ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतना ही पानी पीना है, आप अपनी मर्जी से काफी पानी पी सकते हैं। जितनी बार पानी पीते उतनी बार आपके टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं। माइक, या थैंक यू, वेलकम। मैम, हेलो मैम। यस, हाँ। एक चीज बताइए कि जैसे कि शुगर हम इंटेक जो हम लेते हैं, मींस वेट गेन के लिए शुगर इंटेक जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। इन केस हमको वेट रिड्यूस नहीं करना है, एक परफेक्ट बॉडी शेप है या फिर जैसा भी है, तो एक नॉर्मल शुगर इंटेक इन अ डे कितना होना चाहिए? देखिए, शुगर इंटेक है ना, आप मीठी चीजों में फल खा लें, ड्राई फ्रूट्स खा लें, और जो नेचुरली मीठी चीजें वो खा लें तो बेस्ट है। तो रिकमेंडेड तो कुछ भी नहीं है। ये जो शुगर होती है ना, ये दुबले लोगों को और मोटे लोगों को समान रूप से नुकसान पहुंचाती है, जो टेबल शुगर हम यूज करते हैं। फिर जैगरी होता है, हनी होता है, ये सबका भी अपना अपना नुकसान है। तो ऐसा तो नहीं बोला जाएगा कि आप इतना अमाउंट शुगर का खा लो, अगर वेट बढ़ाना भी है तो भी मैं शुगर तो नहीं देती हूँ। हम लोग फ्रूट शुगर और नेचुरल शुगर से ही वेट को बढ़ाते हैं। तो शुगर सबसे बड़ा दुश्मन है बॉडी के लिए। लेकिन फिर भी एक सेफ लिमिट की अगर अपन बात करें, WHO का रिकमेंडेशन की बात करें, तो वो बोलते हैं कि 2 टीस्पून तक शुगर आप ले सकते हो, ये सेफ है। 2 टीस्पून से ऊपर मत जाओ। लेकिन अगर अपन एक्चुअल में देखें, प्रैक्टिकली देखें, तो 2 टीस्पून भी नहीं करना चाहिए। शुगर इज बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर वेट, योर हेल्थ, योर एवरीथिंग। Okay, आपने बताया कि मिल्क में भी काफी कैलोरीज हैं, तो रात में मिल्क लेना इज अ गुड थिंग और वी शुड अवॉइड? प्रेफरेबली आपका दिन भर का डाइट असेस करने के बाद मैं बोल पाऊंगी कि वो मिल्क जो वहां प्लेस किया हुआ है वो ठीक है कि नहीं है। अगर आपका डाइट ठीक है, आपका वेट ठीक जा रहा है, तो देयर इज नो हार्म टेकिंग मिल्क ड्यूरिंग नाइट। आप 1 कप मिल्क ले सकते हैं। बट दोज हु आर स्ट्रगलिंग विथ वेट ट्रबल, उनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि वो सोने के पहले ग्लास फुल ऑफ मिल्क ले लें, बिकॉज डेफिनेटली इट इज 300 कैलोरीज, 250 कैलोरीज अगर थोड़ा फैट हटा हुआ है, और पूरी तरह से फैट हटा हुआ है तो भी 120 कैलोरीज है। तो डेफिनेटली हमें देखना पड़ेगा। तो दिन भर का जब असेस होगा तब पता चलेगा कि वो मिल्क कहाँ प्लेस किया जा सकता है। पर डेफिनेटली सोने के तुरंत पहले तो आपको कुछ भी नहीं लेना चाहिए। आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, डाइजेशन का प्रोसेस खत्म हो चुका रहना चाहिए, और खाली पेट से आपको सोना चाहिए ताकि रिपेयर का काम जल्दी चालू हो सके। जब आप कुछ काम देकर बॉडी को सोने बोलते हो तो शुरू के 2 घंटे तो बॉडी डाइजेशन में ही खत्म कर देती है, उसके बाद रिपेयर का काम चालू होता है। तो आप डाइजेशन के काम को शुरू में ही खत्म कर दीजिए, सोने के समय बॉडी ब्लैंक रहे तो बहुत अच्छा आपकी बॉडी में रिपेयर काम चालू हो जाता है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मैम ये बताइए, मॉर्निंग वर्कआउट अपन करते हैं, मान लीजिए 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके इमीडिएटली आफ्टर हम क्या लेना चाहिए हमको? मीन्स क्या फ्रूट्स लेना चाहिए या फिर इस तरह के, क्या हमको क्या इंटेक लेना चाहिए उसके बाद? जी, तो मॉर्निंग का जो वर्कआउट होता है वो अगर बहुत अच्छा वर्कआउट है तो उसके तुरंत बाद आप पहले पानी पिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें। नंबर 2, आप थोड़ा सा कुछ फ्रूट लें, ओके, क्योंकि आपके ग्लाइकोजन के सारे स्टोर डिप्लीट हो गए। आपका करंट अकाउंट को फुल करिए।
करंट अकाउंट में फ्रूट्स डाल के फिल कर दीजिए। उसके बाद आपकी जो मसल्स हैं उसको प्रोटीन का सप्लाई चाहिए, तो आप गुड क्वालिटी प्रोटीन आप तुरंत दे दीजिए बॉडी को। आधे घंटे के विंडो के अंदर अंदर ये तीनों चीज होनी चाहिए। सबसे पहले पानी, उसके बाद कोई फ्रूट थोड़ी मात्रा में, और थर्ड नंबर पे प्रोटीन। तो प्रोटीन पे आप नेचुरल प्रोटीन भी ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, आप स्प्राउट्स खा सकते हो, आप एग खा सकते हो, या फिर आप चाहो तो वे प्रोटीन भी ले सकते हो। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके। और सोयाबीन का प्रोटीन गुड प्रोटीन में आएगा? बिल्कुल, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है सोयाबीन। तो आप सोयाबीन को ले सकते हैं, तो जिनको थायराइड है उनको सोया के साथ थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन रहती है, तो हम थोड़ा सा सोया को उनके लिए अवॉइड करते हैं। बट अगर थायराइड नहीं है तो सोया इज अ प्लांट प्रोटीन एंड वेरी गुड प्रोटीन, यू कैन गो फॉर दैट। और आपको अगेन एक चीज और जान लेनी चाहिए कि जो एनिमल प्रोटीन होते हैं, यानी कि मिल्क, एग, मीट, पोल्ट्री, इन सबकी बायोलॉजिकल वैल्यू थोड़ी अच्छी होती है, मतलब ये अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। और जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं ना, उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू थोड़ी सी पुअर होती है एनिमल प्रोटीन के मुकाबले। लेकिन फिर अगेन देयर इज सो मच ऑफ डिबेट गोइंग ऑन रिगार्डिंग वेगन डाइट एंड दिस प्लांट बेस्ड डाइट, तो ये सब चीजें हैं। आई थिंक जी मैडम जी, आपने जैसे शुगर के लिए कहा कि इंटेक कम करना चाहिए, तो क्या गुड़ के साथ भी वैसा ही है, गुड़ भी कम लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, वो सब सगे भाई हैं, काले गोरे का फर्क है बस होता है। तो शक्कर प्लेन लेने के बजाय गुड़ लेना बेहतर है, लेकिन जो नुकसान है वो सेम है बॉडी में। आजकल जो ऑर्गेनिक जैगरी वगैरह चल रहा है उसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं लोग, उसमें बॉडी का कोई हार्म नहीं होता ऐसा बोलते हैं, वो है क्या कि उसमें भी वो भी हार्मफुल है? देखिए, शुगर तो शुगर है, शक्कर तो शक्कर है, घी तो घी है, ऑयल तो ऑयल है, ये सब प्योर चीजें हैं। ये जो देगी वो तो देगी ही। अब उसको ऑर्गेनिक बना के दे दो तो भी ठीक है, अच्छा कपड़ा भी पहना दो, लेकिन वो है तो सेम चीज। अच्छा, ज्यादातर यदि हम लोग जैसे लैपटॉप में बैठते हैं 8-10 घंटा, हमारी आंखों की रोशनी को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसा डाइट बताइए जिससे मतलब आंखों की रोशनी अच्छे से आपकी आईज को रेस्ट देना बहुत जरूरी है बीच बीच में। जब आप लंबे समय तक एक चीज पे रहते हैं ना, तो इसमें आपको डाइट हेल्प नहीं करती, इसमें आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि आप जब भी काम करें तो थोड़ी देर घूम कर अपने आईज को आराम दें, फिर वापस आके आप काम करें। तो इसमें डाइट से ज्यादा लाइफस्टाइल में सुधार जरूरी है। ओके, थैंक यू। जी जय जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, अगर अपने को खाना जैसे एक साथ में ज्यादा खाना चाहिए या थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इस क्वेश्चन में दो बातें हैं। एक ये बोलती है, एक थ्योरी ये बोलती है कि कुछ लोग थोड़ा थोड़ा बार बार खा के अपने डाइट को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जो करंट थ्योरी है वो ये बोलती है कि आप जब एक मील लें उसके बाद 3 घंटे का डिस्टिंक्ट गैप रखें। आपको फ्रिक्वेंटली खाते रहने से क्या होता है कि बॉडी में लगातार इंसुलिन का जो लेवल है वो शूट अप रहता है, और इंसुलिन फैट स्टोरेज हार्मोन होता है, वो आपके वेट को कम नहीं होने देता। तो आप क्या करें कि कोई भी एक मील लें, उसके बाद 3 घंटे का गैप मेंटेन करें, फिर नेक्स्ट मील लें। लेकिन कोई भी एक मील भी बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, कोई भी एक मील सुपर डुपर तरीके से हैवी नहीं होना चाहिए। इंटरमिटेंट डाइट बोलते हैं। इंटरमिटेंट डाइट का भी यही फंडा है। इंटरमिटेंट डाइट का ये मतलब है कि आप अपने फास्टिंग आवर्स को एक्सटेंड कर रहे हैं। जब भी हम रात को सोते हैं तो हम 12 घंटे कुछ खाते पीते नहीं है। एवरीबडी विल एग्री ऑन दैट कि हम 8 घंटे सोते हैं, रात को उठते हैं, सुबह उठते हैं तो 2-3 घंटे और नहाने धोने में, टोटल मिला के 10 या 12 घंटे हम कुछ नहीं खाते हैं। हम इसी फास्टिंग पीरियड में अपनी बॉडी को रिपेयर करते हैं, हील करते हैं। इस समय हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल नीचे रहता है और ग्लूकागॉन हार्मोन का लेवल ऊपर रहता है। एक्चुअली यही पोजीशन हमें चाहिए वेट लॉस करने के लिए। हमें इंसुलिन का लेवल नीचे चाहिए और ग्लूकागॉन का लेवल ऊपर चाहिए।
तो हम इस फास्टिंग की स्टेज को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। उसके पीछे थ्योरी ये रहती है कि 12 घंटे का रिजर्व हमारे बॉडी के पास होता है करंट अकाउंट से, लिवर में स्टोर रहता है ग्लाइकोजन, 12 घंटे तो उससे एनर्जी का सप्लाई मिलता रहता है। जैसे ही 12 घंटे के बाद जो फास्टिंग पीरियड रहता है 4 घंटे का, उस समय हमारी बॉडी फैट में से कैलोरीज को खर्च करना शुरू कर देती है। तो आपके बॉडी के फैट जो होते हैं वो खर्च होने शुरू हो जाते हैं उस 4 घंटे में। तो ये जो एक्सटेंडेड फास्ट होता है ये बड़ा फायदेमंद हो जाता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत ज्यादा फायदे हैं। आपकी शुगर पूरी तरह से रिवर्स हो सकती है, आप अपना वेट कम कर पाते हैं, आपकी बॉडी में जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, यानी कि आपका वेट अगर अटक गया है, कम नहीं हो रहा है, तो वो कम होना शुरू हो जाता है। तो अपनी बॉडी को फास्टिंग स्टेट पे मेंटेन करना ये बहुत ही अच्छी बात है। इस समय आप पानी पी सकते हैं, आप लेमन पानी ले सकते हैं, चिया का पानी ले सकते हैं, आप दालचीनी का पानी ले सकते हैं, पर कोई भी कैलोरी वाली चीज इसमें अलाउड नहीं होती है। More questions? Shilpi ma'am, you were very good. Let me extend my heartfelt gratitude to our president योगेश भाई साहब कि उन्होंने इतना अच्छा सेशन रखा। हम उनके पीछे काफी दिनों से पड़े थे, and thanks for having this session and we would like to hear more. आपने मेरे ख्याल से सिर्फ 1% ही अपना दिखाया है, मेरे ख्याल से आपके पास सागर है, अथाह सागर है। तो वी वुड लाइक यू टू एड्रेस वेरी ऑफन, कम से कम 1-8 महीने में एक सेशन आपका रहे, और आज जो रिकॉर्डिंग हुई है वो भी हमसे शेयर की जाए ताकि हमको दोबारा उसको सुनकर हम लोग वापस अपने आप को मोटिवेट कर सके कि ये हमको करना ही है। थैंक यू सो वेरी मच। तो ये मेरे YouTube चैनल वेरी वेरी गुड, थैंक यू। ये वाला सेशन जो है, ये सेशन के अलावा, इसके अलावा रायपुर में तो और भी 3-4 सेशंस हुए, और इन 3-4 सेशंस के अलावा बहुत सारे सेशंस YouTube पे ऑलरेडी हैं। इफ यू वांट, अरे आज बहुत सारे मिथ जो थे वो टूटे, एंड बहुत सारे ऐसे आई ओपनिंग बातें थी कि अरे अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो हम लोग वॉकिंग को ही अपने आप में एक एक्सरसाइज समझते थे, पर देखा जाए तो उसको 5 कैटेगरी में जिस तरीके से आपने बताया, तो वो बहुत नॉलेजफुल, बहुत इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आई थिंक वोट ऑफ थैंक्स तो सौम्या ने दे दिया है ना, और सौम्या से अच्छा वोट ऑफ थैंक्स और सौम्या से अच्छा कन्वीनर ऑफ मीटिंग और कुछ होना नहीं है। तो जस्ट टू कंक्लूड द मीटिंग, आई थैंक ऑल द ग्रेटेरियंस, all the club members to join for the meeting today, and a special thank to Shilpi for sharing all this meaningful and knowledgeful session with all of us, which I think with one or the other way will really be beneficial in our day-to-day routine life. And I personally believe, as a professional, when we discuss in a group and we discuss personally, it makes a lot of impact. तो मैं तो जो है ये सोच रहा हूँ कि इसमें से बहुत सारी जो खामियां हैं वो मेरे अंदर में हैं। वो सारी खामियों को दूर करने के लिए, है ना, पर्सनली मिल करके मैं अगर डाइट प्लान बना करके और उसमें अगर प्रोसीड कर लूं, तो शायद मेरे लिए वो बोले ना, जितने जल्दी जाग जाओ उतना अलार्म ठीक है। तो ये मीटिंग का आज का रिजल्ट, मेरा तो टेक अवे ये है कि आई शुड स्टार्ट मीटिंग है ना immediately. So thank you all of you very much, and it was very nice seeing you all after a long time. And I will try कि अब जो थोड़े दिन और सेशन के बचे हैं उसमें कम से कम 1-8 सेशन और ऐसा हम लोग रख लें जिसमें कि बिल्कुल सही है। थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू शिल्पी, बहुत बढ़िया सेशन वाकई में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।